द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद, स्वागत। आज मेरे साथ इस्लामाबाद से शरीक गुफ्तगू हैं डॉक्टर कमर चीमा साहब। ही इज़ अ वेल नोन फिगर बोथ इन इंडिया एंड पाकिस्तान। चीमा साहब, अगर हम एक सिनारियो से शुरू करें, ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन है अमेरिका का सबसे अच्छा थिंक टैंक समझा जाता है। वो एक पीस इन साउथ एशिया पे एक कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और आपको इनवाइट किया गया है कि आप सॉलिड सजेशंस दीजिए, चार पांच ब्रीफली, हम्म। और पीस डिविडेंड पे बात कीजिए कि क्या फायदा हो सकता है इंडिया और पाकिस्तान दोनों को। आप क्या कहेंगे? आप कह रहे हैं कि जनाब आपने मेरे सामने एक सिनेरियो रखा है कि जी भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात पे ब्रुकिंग इंस्टीट्यूट जो है वो जी। एक बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस कराना चाह रहा है और वो कह रहा है कि जी सजेशंस दें पीस डिविडेंड्स का क्या फ़ायदा होगा। हाँ, मतलब क्या पीस डिविडेंड्स होंगे और उसके लिए आपकी तजावीज़ क्या हैं? हाउ कैन पीस बी obtained बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? आपकी चार पांच छह सजेशंस जो भी हैं क्या होंगी और उनसे क्या फायदा होगा साउथ एशिया, खासतौर पे इंडिया और पाकिस्तान के लोगों को? देखिए जी जॉर्ज साहब, देखिए पहली बात तो ये है, वर्ल्ड बैंक ये कहता है कि अगर आज पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात ठीक हो जाएं तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। ये जो बायलैटरल ट्रेड अगर 50-60 अरब डॉलर पे जा सकती है तो इससे दोनों के घरों में चूल्हे जलेंगे। तो पहली बात तो ये है। तो राजस्थान, गुजरात, ये सारी जितनी भी स्टेट्स जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर पे लिंक्ड हैं, यहाँ पे इकोनॉमी का पहिया चलेगा जब बॉर्डर के ऊपर चीज़ें ठीक होंगी। और ना पाकिस्तान कोई ग्लोबल सैंक्शंस फेस कर रहा है, ना इंडिया ग्लोबल सैंक्शंस फेस कर रहा है। कॉन्ट्रेरी टू ऑन पाकिस्तान साइड जहाँ पे ईरान एंड अफगानिस्तान दे आर फेसिंग सैंक्शंस। तो हमारे पास एक बड़ी पोटेंशियल है भारत और पाकिस्तान के पास कि लोगों की जिंदगियां बेहतर होंगी। एक बात। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है चौर साहब कि पूरे के पूरे इंडिया के लिए सेंट्रल एशिया खुल जाएगा। पूरे के पूरे इंडिया के लिए दे जस्ट हैव टू क्रॉस पाकिस्तान एंड दे विल बी लैंडिंग इन सेंट्रल एशिया। सो इंडिया को जो ईरान के जरिए चाबहार खोलना पड़ रहा है वो भी खोलें। वो मैं ये नहीं कह रहा कि वो ना खोलें। एज ए समवन हु एडवोकेट्स फॉर पीस, मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि वो उस तमाम ऑप्शंस को एक्सरसाइज करना चाहिए, वो अपनी जगह पे करते रहे। लेकिन तमाम इंडियंस के लिए अब इंडिया की फ्रूट मार्केट, इंडिया की सब्जियां, इंडिया के जितना भी जो एग्रीकल्चर लोग हैं, उनकी जो इंडिया के अंदर चीजें सस्ती बिकती हैं, जब वो एक्सपोर्ट करेंगे पाकिस्तान के अंदर, जैसे अभी फ्लड्स आए हुए हैं चौर साहब, या अफगानिस्तान के अंदर या सेंट्रल एशिया के अंदर, और सेंट्रल एशिया से बहुत अच्छा फ्रूट एंड ड्राई फ्रूट जो है वो इंडिया आएगा, तो मेरा ख्याल है कि डिविडेंड्स तो इसमें बहुत ज्यादा है। फिर चौर साहब, सबसे बड़ी ये जो एनवायरनमेंट ऑफ हॉस्टिलिटी है, जो लोगों के दरमियान आपस में एक दूसरे में वी हैव दिस काइंड ऑफ अ जेंडर्स ओपिनियन, एक जॉन्डर्स व्यू है हमारा, वो खत्म हो जाएगा चौर साहब। और लोग एक दूसरे लोग, अभी मैं आई एम जस्ट कमिंग लैंडिंग फ्रॉम यूरोप, मैं अभी आया हूँ। तो चौर साहब इट वाज सो इजी। मैं पेरिस था, पेरिस से मैं ब्रसल्स एंटर हुआ चौर साहब, मैंने पता ही नहीं लगा मैं किधर ब्रसल बढ़ गया। ठीक है, ट्रस्ट मी। सिर्फ एक लिखा हुआ था, एक दायरा बना हुआ था जी कि ये बेल्जियम में आप एंटर हो रहे हो, और कोई मसला ही नहीं था। वहां से आगे मैं जर्मनी चला जाऊं, लग्जमबर्ग चला जाऊं, मैं हॉलैंड चला जाऊं, मैं जिधर मर्जी चला जाऊं, मतलब कमाल हो गया यार, इतनी मजे की चीज है। लो, और मैं जिधर मेरे दोस्त मेरे एक बिजनेस करते हैं वहां पे, वो मुझे बता रहे थे कि मेरी कंपनी में दो तीन जो एम्प्लॉय हैं वो फ्रांस से आते हैं डेली बुनियादों पे, मतलब साथ साथ ही बॉर्डर मिलता है। तो 20 किलोमीटर इधर और 20 किलोमीटर इधर, उनको पता ही नहीं है। तो लोग फ्रांस से बेल्जियम, बेल्जियम से फ्रांस, लग्जमबर्ग डेली कारोबार करने आते हैं, काम करने आते हैं। तो हमें भी इस तरह की चीज सोचनी चाहिए। एंड देन चौर साहब, आपने पीस डिविडेंड्स की क्योंकि बात कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि जो पोटेंशियल खुल के पोटेंशियल मार्केट खुलेगी, हम लोग एक किस्म की जुबान ऑलमोस्ट जानते हैं, हमारे अदाकार वहां जा सकते हैं, उनके अदाकार यहाँ पे आ सकते हैं, मीडिया का इंटरेक्शन हो सकता है। मतलब ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो हो सकती हैं। देन यूनिवर्सिटियां, जैसे फॉर एग्जांपल हम इंडिया को बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि वहां पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है चौसा। तो हमारे लिए एक अच्छी ऑप्शन खुल जाएगी कि हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि अबू धाबी जा रहा है, हम उसमें हमारे बच्चे जो हैं वो वहां जाएंगे। फिर इंडिया की, आपको पता है इंडिया इज नोन एज दी वैक्सीन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, वहां पे वैक्सीन बहुत अच्छी हैं, उन्होंने काफी काम किया है वहां पे। तो हम उस चीज से भी रिलेटेड फायदा उठा सकते हैं, और उनके लिए हमारी 250 मिलियन की मार्केट इंडिया के लिए खुल जाएगी। तो जो उनको अफ्रीका और दुनिया में चीजें बेचनी है वो पाकिस्तान के लिए भी बेच सकते हैं। और
ये चीज़ें जो हैं ये एक बहुत बड़े पैमाने पे जो है वो एडवांटेज हो सकता है। सो मैं तो इस पे वी कैन टॉक फॉर आवर्स एंड आवर्स कि कैसे चीज़ें बेहतर होंगी। और पीस डिविडेंड जो हैं सिर्फ फाइनेंशियल लेंस में अगर हम देखें तो वो जो है फिर रिलीजियस पिलग्रिमेज दोनों साइड पे, इंडिया एंड पाकिस्तान, आपको पता है एक करतारपुर कॉरिडोर खुला है। अदर देन दैट बहुत सारे जो हिंदूज हैं वहां से वो पाकिस्तान आ सकते हैं, इन मंदिरों में आके जो है वो अपना जो भी उनके रिलीजियस रिचुअल्स हैं वो अदा कर सकते हैं। सुनने में आया था जब मोदी साहब पाकिस्तान आना चाह रहे थे कुछ अर्सा पहले और इमरान खान के दौर में, तो हम उनको बलूचिस्तान लेके जा रहे थे। तो बलूचिस्तान हो, सिंध हो, पंजाब हो, केपी हो, इससे वो जो एक चीज़ है वो एक नॉर्मलाइज होगी रिलेशनशिप को। और मेरा ख्याल है इसके बहुत डिविडेंड्स हैं चौर साहब, फ्रैंकली स्पीकिंग अगर हम इस पे बात करें तो ये तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जी। तो चीमा साहब, हमारे यहाँ इस चीज को क्यों एम्फेसाइज नहीं किया जाता? मतलब टूरिज्म का ही आप देख लें, और राहदारी जो है, ट्रांजिट रूट अगर हम दे दें, तो उससे ही शायद 8-10 बिलियन डॉलर्स हम सालाना कमा सकते हैं। अब हम एक एक बिलियन के लिए जो है वो मिन्नतें कर रहे होते हैं, कभी चाइना की, कभी यूएई की, कभी सऊदी अरब की। तो इस तरफ हमारा ध्यान क्यों नहीं जाता? और क्या इकदामात करने होंगे उस कॉन्फ्रेंस में, अगर आप कहें कि व्हाट डज पाकिस्तान नीड टू डू, व्हाट डज इंडिया नीड टू डू? नहीं, क्या ध्यान क्यों नहीं जाता चौर साहब? ध्यान जाता है, क्यों नहीं ध्यान जाता? क्योंकि हमारे जो नेशनल डिस्कोर्स है उसमें शाजो नादर ऐसी बात सुनने को मिलती चौर है। साहब देखें, मैं आपको बात बताऊं, ये हमने बड़ा सिंपल कर दिया हुआ है। मैं कल जब अम्बेसडर एजाज चौधरी साहब की बुक है ये, बाय द वे मैं भी वहां पे था, जी अम्बेसडर एजाज चौधरी ने ये बुक लिखी, जी तो जी। पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस फ्रैक्चर्ड पास्ट अनसर्टन फ्यूचर। तो अनसर्टन फ्यूचर है, ठीक है, अच्छी किताब है। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें, मुझे भी उन्होंने कोट किया हुआ है इसमें, हम्म और बहुत सारे हमारे दोस्तों को और दुनिया में जो लोग थे इंडिया से बाय द वे उन्होंने मुझे कहा कि मैंने बहुत सारे लोगों को रिक्वेस्ट भेजी। जरा हम्म सुनिएगा आपके लिए, आप क्योंकि हम्म अक्सर बड़ा तनकीदी जायजा अपने पाकिस्तानियों का लेते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने बहुत सारे इंडियन दोस्तों को रिक्वेस्ट किया और मैसेज लिखा कि भाई कोई दो कोट्स दो, मैं सवाल भेजता हूँ जो भी तुम देना चाहते हो, तो हम्म किसी ने जवाब ही नहीं दिया, हम्म स्वाय प्रवीण सवानी ने। हम्म किसी बंदे ने इंडिया से जवाब ही नहीं भेजा, हालांकि वो कुछ ऐसे रिटायर्ड एम्बेसडर्स थे, डिप्लोमेट्स थे जो इनके साथ काम करते रहे, जिनके साथ हम्म एक अच्छा ताल्लुक है, लाइजन है, हम्म लोगों का आपस में माजी में रहा है। हम्म लेकिन वहां पे किस तरह का होस्टाइल एनवायरनमेंट है, हम्म उन्होंने कहा कि अगर मैंने जवाब दिया उन्होंने, तो हम्म मुझे उनकी वहां पे सख्ती आ जानी है। हम्म बेशक वो कहते थे जो मर्जी लिख के भेजें, आपकी चॉइस है, ठीक हम्म है। तो पाकिस्तान से तो लोगों ने लिख के दिया, लेकिन इंडिया से किसी बंदे ने इस बुक के लिए कंट्रीब्यूट करना मुनासिब नहीं समझा। हम्म तेरी कोर्ट्स थी, कुछ भी हम्म नहीं करना था। तो मतलब मैं नाम नहीं लूंगा उन लोगों के जिन्होंने जिनसे कहा दैट वुड नॉट लुक नाइस, बिकॉज मेरे पास परमिशन नहीं है उनका नाम लेने की। लेकिन द क्वेश्चन इज, मैं परवीन सवानी का नाम इसलिए लिया बिकॉज उनका नाम इस बुक में मौजूद है, उन्होंने कोर्ट शोर्ट्स दी हुई हैं। सो क्वेश्चन ये है चौर साहब के क्या हम करें? हम्म साहब का इकबाल बुलंद हो, वो इतना ऊपर चले गए हैं, वो समझते हैं मैं इतना बड़ा सियासतदान हूँ इस खत्ते का कि मैं जिसको मर्जी जो है ना वो कहूँगा कि मैंने इसके साथ ऐसे रहना और इसके साथ ऐसे रहना। मैंने दोस्तों चौर साहब तुसी ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ मैंने ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਵੇਖਣ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਕੀਲ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। अच्छा, प्रवीण स्वामी ने जो लिख के दिया उस पे तो कोई कमबख्ती नहीं आई उनकी। आई होप ही इज सेफ एंड साउंड। आज ही बुक निकली है तो पता नहीं अगू दसांगे ਤੁਹਾਨੂੰ जो सख्ती आई थी। अच्छा, तो ये तो बहरहाल लेकिन बदकिस्मती की बात है कि वो हाँ। बंदे आपको पता है बहादुर आदमी है। जी जी। तो पता नहीं, कि मुझे अब नहीं पता कि बाकी जो लोग हैं उनके पास क्या रीजन थी, क्या एक्सक्यूज था। बहरहाल, तो अगर हम जो है अपना जायजा लें, हमें क्या करना चाहिए? आपने इतनी अच्छी पिक्चर पेंट की कि इतना फायदा हो सकता है पीस डिविडेंड का, तो हम क्यों अपने आवाम को महरूम रखे हुए हैं उससे? मतलब मैं आज ही देख रहा था कि टूरिज्म में कम से कम 1 मिलियन जॉब्स टूरिज्म में क्रिएट हो सकती हैं अगर हम टूरिज्म सेक्टर को ही खोल दें। कल की बात है, देख रहा था, कैन एक जर्मन है, बड़ी वेबसाइट उसकी पॉपुलर है। वो कहता जी मेरे लिए पाकिस्तान का वीजा लेना सबसे मुश्किल काम था आज तक जितने मैंने वीजे लिए हैं। अच्छा के साथ जो है ये खोल दें अपना टूरिज्म सेक्टर, बाकी दुनिया के लिए भी आसानियां पैदा करें, तो क्यों नहीं हमारे मुआशी मसाइल हल हो सकते? चोर साहब आप इतने मासूम हैं, यकीन करके माने मेरा दिल करता है आपको सलूट मारूं दो।
हम्म, चोर साहब कैसे खोलें? हम्म, नरेंद्र मोदी साहब कहते हैं मेरे इलेक्शन आ गए हैं, मैं हम्म, कैसे तुम्हारे साथ बातें करूं? मैंने चौर साहब एक बड़ा अहम आपकी मैं कल किताब में कंक्लूडिंग रिमार्क्स मेरे थे वहां पे, जब हम्म, किताब ओपन हो रही क्लोज हो रही थी, वो वीडियो भी आ जाएगी। मैंने उसमें 3 पॉइंट्स रेस किए थे, हम्म, बड़े अहम 3 पॉइंट्स। जी, ठीक है, एक सोल्यूशन और दो कि मसला है क्या। चोर साहब होता ये है कि when a person is elected as a third time prime minister, जी, तो he wants to leave a legacy, वो लेगेसी छोड़ना चाहता है। हम्म, मतलब दुनिया में जो बड़े लोग हैं वो क्या चाहते हैं चौर साहब? वो लेगेसी छोड़ना चाहते हैं। जो सबसे जी, बड़ी चीज होती है कि यार मैं आया, मैंने क्या किया, हम्म, मैं क्या बताऊंगा, मैं तारीख में कैसे याद रख किया जाऊंगा। चौर जी, साहब जी, यही बात है ना, हम्म, यू वांट टू लीव अ लेगेसी। बेशक आप 5 साल के लिए हो, 10 साल के लिए हो। प्राइम मिनिस्टर मोदी इज अ प्राइम मिनिस्टर फॉर द 15 years, लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। व्हाट काइंड ऑफ लेगेसी प्राइम मिनिस्टर मोदी इज गोइंग टू लीव? उन्होंने क्या लेगेसी वो होगी उनकी कि उन्होंने अपने पहले इलेक्शन के 2014 से 19 के दौर में पाकिस्तान पे एक स्ट्राइक की, ये लेगेसी है। फिर जब तीसरा इलेक्शन जीता तो पाकिस्तान पे हमला कर दिया, ये लेगेसी है। मुझे बताएं लेगेसी क्या है? क्या लेगेसी एक और टुट्टी भज्जे या विजिट है? वो जी मैं लाहौर उतर आया सी, वो तो बकौल इंडिया पंजाब के वजीर आजम वजीर आला मोहन भगवत आई थिंक उनका नाम है, बकौल उनके कहते साडा वजीर आजम जिथे दिल करता जहाज थले ला लेता है, हम्म, 10 मिनट फेडरों के वापस आ जाता है। वो आए जी मैं आना चाहता हूँ, नवाज शरीफ ने कहा आ जाओ। उसके बाद वो वाक्य हो गया, ठीक है। और एंड लेट मी कोट राहुल गांधी, हम्म, उसने कहा कि तुमने भारत और पाकिस्तान के लोगों का मुस्तकबिल दहशतगर्दों के हवाले कर दिया। हम्म, जब भी इंडिया पे हमला होगा, कोई इस तरह का नॉन स्टेट एक्टर जिसे पाकिस्तान कंडेम करेगा, कोई भी इंडिया के अंदर दहशतगर्दी का वाकया हो, हम उसे कंडेम करेंगे, जहां पे मासूम लोगों की जानें चली जाए। तो उसने कहा दिस इज एन एक्ट ऑफ वॉर। उसने कहा गुड लक, तुमने तो फ्यूचर दे दिया दहशतगर्दों को, जो वो हमला करेंगे, वो हमला तुम आगे से हमला करोगे फिर पाकिस्तान पे, और पाकिस्तान अपना जवाब देगा। ठीक है। सो मैं ये समझता हूं चौर साहब कि नरेंद्र मोदी साहब लेगेसी क्या छोड़ के जा रहे हैं? लेगेसी कोई अमन की एक विजिट, और उसके बाद फिर बहाने ही बहाने, मैं गया था, मैं आ रहा था तो मैं गया था और मैं बैठा था और मैं गया। गल टुरन नहीं देती किसी पास। मैं नहीं कहता कि कश्मीर में जो है वो सब कुछ बहुत अच्छा होता है और पाकिस्तान बहुत जबरदस्त चीजें हैं। मैं लेकिन ये कहता हूं कि यार हमें एक विजिट से फैसला कर लिया कि हमने बात ही नहीं करनी। सो मोदी साहब लेगेसी ये छोड़ के जाना चाहते हैं जिसमें भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात ऐसे हों जैसे अभी हैं। इट डजंट वांट टू लीव अ लेगेसी जिसमें वो फ्यूचर बहुत जनाब मिले गिले ये वो आगे पीछे, वो ऐसी लेगेसी नहीं छोड़ना चाहते। तो एक पॉइंट मैंने ये रेज किया था। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हेन इट कम्स टू लेगेसी। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने वहां पे रेज की, नॉर्मली पॉलिटिशियंस लिंक देयर डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स जो होती है उसको अपने सियासी चीजों से जोड़ते हैं, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से जोड़ते हैं। मिसाल के तौर पे मैं फलां रोड बनाया, फलां सड़क बनाई, फलां पुल बनाया, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, मैंने ये किया, मैंने वो। आप कहते हैं ना मैंने इतनी जॉब्स दी, जैसे मोदी साहब ने कहा इस इलेक्शन से पहले मैं 250 मिलियन लोगों को पॉवर्टी से निकाला, जो भी उन्होंने एक डाटा निकाला, जैसा मैं उस पर नहीं क्वेश्चन करता। तो लोग अपनी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को लिंक करते हैं विद देयर उनकी जो होती है डेवलपमेंट पॉलिटिक्स के साथ। मोदी साहब ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी को और फॉरेन पॉलिसी को लिंक कर दिया इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के साथ। हम्म, सो वो फॉर एग्जांपल S-400 हमारे पास है, फलाना जहाज हमारे पास है, ऐसी की तैसी, ये कर देंगे, उड़ा देंगे, मार देंगे, ओए पाकिस्तान की यूथ बंदे बन जाओ तुसी, नहीं तो मेरी गोली तो ਤੁਹਾਡੇ जोगी है ही है। सो वो जो फॉरेन पॉलिसी डोमेन में कामयाबियां लेते थे उसको लिंक कर दिया इलेक्शंस के साथ। का जनाब नरेंद्र मोदी दुनिया में इस वक्त बहुत बड़ा लीडर है। और जब फॉरेन पॉलिसी में अब जब ट्रंप के साथ मामला खराब हुए तो रौला पै गया उधर इंडिया में। सो दिस इज समथिंग, ये मैंने दो मेजर पॉइंट्स वहां पे रेज किए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी लेगेसी कैसी छोड़ के जाना चाहते हैं, एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपनी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को बजाय डेवलपमेंट के इश्यूज के साथ लिंक करते उन्होंने फॉरेन पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी को कर दिया है। सो वॉर इज इमिनेंट। मैंने ये वहां जी, लफ्ज दोहराया, जंग होनी है, हम्म, अग्रेशन होना है, तैयार रहो पाकिस्तानियों, जंग नहीं मुकनी। ओदी वजह हाले 3.5 साल पे ने।
सो दिस इज एमिनेंट, दिस इज टू हैपन। और तीसरी बात मैंने जो वहां पे रेज की चौर साहब, वो मैंने ये कहा था, वी नीड अ थर्ड पार्टी फॉर अ स्टेबल एंड पीसफुल साउथ एशिया। वी नीड अ थर्ड पार्टी। उसके बगैर मसले हल नहीं होंगे। लेकिन इंडिया कहता है मुझे परवाह को नहीं है थर्ड पार्टी की। तो मेरा ख्याल है कि ये चौर साहब, दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। सो हमें ये कर लेनी चाहिए, हम इंडिया के साथ बैठने को तैयार हैं, लेकिन इस तरह नहीं। हम कोई जूनियर पार्टनर के तौर पे नहीं बैठेंगे। जो उनका प्रॉब्लम है ना कि ये जूनियर पार्टनर बने और बैठे जो हम डिक्टेट करेंगे। सार क्यों डिस्फंक्शनल है चौर साहब? तो यार ऐसी पढ़े हैं, मतलब ਅਸੀਂ ਕੀ कर बैठे हैं कि सार्क फंक्शनल नहीं होगा भाई। और भाई मैं तो हूं ना, मैं बुरा हूं, बाकियों को तो फायदा दो, मेरे साथ बैठ के मसला बायलैटरल हल कर लो, तो चीजें हो सकती हैं। उन्होंने कहा नहीं, हमने अपना ऑर्डर इंप्लीमेंट करना है इस खत्ते के अंदर। वो ऑर्डर इंप्लीमेंट करन डे ने, तो बांग्लादेश हथों निकल गया। ਤੇ ਕਰੋ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਆਰਡਰ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰ ਲਈ, 6 ਜਹਾਜ਼ ਡੇਗ ਬੈਠੇ, ਇਹ ਆਰਡਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੇ। ਅਗੂ ਚੌੜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, मैं मोदी साहब को मिलने को तैयार हूं चौड़ साहब। अच्छा चीमा साहब, आपकी बातों का खुलासा ये है कि इट इज ऑल नरेंद्र मोदीज फॉल्ट। पाकिस्तान इज वाइटर देन वाइट, और जितना भी प्रॉब्लम है इस खित्ते में, इस रीजन में, इट इज ऑल मोदीज फॉल्ट। एम आई राइट? चौड़ साहब मैं देखे ए तुसी वेखो, ये ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਲਾਸਾ है। हम्म। ये जनाब ने खुलासा पेश करना है ऑडियंस के लिए, क्योंकि आपको पता है मोदी साहब आपको सुनते हैं, तो आप वो चीजें बयान कर रहे हैं जो मोदी साहब के कानों को अच्छी लगे। नहीं चौड़ साहब, मैं तो इंज नहीं करन देना। जी जी। चौड़ साहब मैं कह रहा कि बैठने से मसले हल होंगे, ठीक है। वो अपनी लेगेसी जो छोड़ना चाहते हैं हमारे साथ बैठे, हम उनको बहुत अच्छा एग्जिट देंगे, हम उनको बड़ा भाई बनाएंगे। वो बड़ा मुल्क है, वो बहुत कुछ करेंगे। लेकिन सवाल ये है, हमारे साथ बैठे तो सही, लेकिन अगर उनकी लेगेसी ये है, अब मुझे ये बताएं ना, अगले दिन मुझे ये बात बताएं, अगले दिन उसने सागडार ने 3 दिन पहले ये कहा, वी वांट टू टॉक विद इंडिया ऑन एवरी इशू इंक्लूडिंग टेररिज्म। तो क्यों नहीं इंडिया बात करता? वी वांट टू टॉक विद इंडिया ऑन एवरी इशू इंक्लूडिंग टेररिज्म, तो क्यों नहीं इंडिया बात करता? अच्छा चीमा साहब, ये बताइए कि क्या नरेंद्र मोदी से पहले, अभी तो मैं समझ गया आपका मतलब यह है कि इट इज ऑल नरेंद्र मोदी फॉल्ट, उससे पहले क्या दोनों मुल्कों के दरमियान दूध और शहद की नहरें बह रही थीं? 2008 में जो हमला हुआ था उस वक्त राहुल गांधी का मौकफ क्या था? और मनमोहन सिंह जो थे, वो तो पैदा भी इस इलाके में हुए थे जो आज पाकिस्तान में है, चकवाल में पैदा हुए थे। उनको हमने कितनी दफा रिक्वेस्ट की कि आप आए पाकिस्तान, अपना गांव देखें, वो नहीं आए। वो तो ही वॉज अ मैन ऑफ पीस, अब तो हम मान जाते हैं कि वो ही वॉज अ मैन ऑफ पीस। उससे पहले वाजपेयी साहब थे, अब हम कहते हैं जी वाजपेयी वॉज अ ग्रेट स्टेट्समैन। मुशाहिद हुसैन भी कहते हैं ही वॉज अ मैन ऑफ पीस। उनको हमने क्या तोहफा दिया? वो भी तो लाहौर आए थे ना। उसको किस तरह से जमात इस्लामी को यूज किया गया, और फ्रेंडली जो कंट्रीज थे उनके एम्बेसडर तक की गाड़ियों पे अटैक करवाए गए। तो सर ये हिस्ट्री जो है, कैन वी ब्रश इट असाइड सो इजीली? बहुत अच्छा सवाल है चौड़ साहब। आपने कहा जरा मोदी साहब से पीछे चले जाओ, यानी कि आप किसी हद तक मान गए हैं कि ये जो क्राइसिस है ये मैन मेड है, ये जो अभी जो लीडरशिप है ये उन्होंने बनाया हुआ है। उस पर भी हम बात कर सकते हैं, लेकिन हम पिछली जो है, इट इज अ रीसेंट हिस्ट्री, ये कोई 200 साल पुरानी हिस्ट्री नहीं नहीं, है। मैं सही जी कहता हूँ। देखिए जी। चौड़ साहब, मेरी बात सुने, हमने देखे, हम कारगिल हो या इस तरह के जो एडवेंचर्स हों जिनको पाकिस्तान की पार्लियामेंट की सपोर्ट हासिल ना हो, मैं नहीं समझता कि हम उनको जस्टिफाइड करार दे सकते हैं और हम उनको कह सकते हैं कि ये बहुत अच्छा हुआ। नो, किसी ने भी किया, वो जनरल मुशर्रफ ने किया या जिसने भी किया, इवन इमरान खान ने भी थोड़ा सा हालात ख़राब करने की कोशिश की, इंडिया से चीज़ें नॉर्मलाइज नहीं कर रहे थे जब जनरल बाजवा कोशिश कर रहे थे। तो मैं ऐसे किसी चीज़ को कोई सपोर्ट नहीं करूँगा चौड़ साहब। मैं तो सिर्फ वो बात करना चाहता हूँ कि जिसमें अब अभी नवाज शरीफ ने इतनी हमेशा कोशिश की अमन की, तो नवाज शरीफ जो है उसको चलो घर में भी मसले सामना करना पड़ा, ठीक है। हम अक्सर बात करते हैं वो जी इमरान नवाज मोदी का पॉलिटिकल कैपिटल उड़ जाएगा, उसकी मोदी साहब जो है ना वो कैपिटल। ओ भाई, इधर नवाज शरीफ ने जिस वक्त वेलकम किया था मोदी साहब को, मुझे याद है हमारे ही एम्बेसडर एजाज अहमद चौधरी साहब भी फॉरेन सेक्रेटरी थे उस वक्त, ठीक है। तो इनके लिए कोई मुश्किलें पैदा नहीं हुई थी कि मोदी साहब आ गए ने यकदम लैंड करना चाह रहे हैं लाहौर और इनको वेलकम करना पड़ गया, ठीक है। सो पॉइंट यहाँ पे ये है चौड़ साहब कि ये सारा कुछ जो है ना, इसमें हमारी भी गलतियां हैं, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन सवाल ये है, और हमारी बहुत भी गलतियां हैं इसमें। हमने इंडिया को एमएफएन स्टेटस नहीं दिया चौड़ साहब, जो कि हमें बहुत पहले दे देना चाहिए था। 1991 में उन्होंने हमें दे दिया, हमने नहीं दिया, हमारी गलती है।
हमने चीज़ों को इकोनॉमिकली इंटरडिपेंडेंस क्रिएट हमने नहीं की। हमारे कुछ यहाँ पे जादूगर थे जो कहते थे कि नहीं यार, अगर इंडिया के साथ हमने इंडिया के हम चूल्हे क्यों जलने दें, तो गलत था ना वो चोर साहब, वो किसने भी किया यार फैसला। तो हमारी भी बहुत गलतियां हैं इसमें। आज हमने इंडिया को इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट किया होता है तो आज हम इंडियन जो हैं, अभी देखिए वो आजकल इंडिया के ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा है कि जी वो पाकिस्तान से क्रिकेट खेल रहे हैं, नहीं खेलना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए। वहां पे $28 करोड़ इंडिया को प्रॉफिट होना है वो मैच खेलने का। तो वो हर वो काम करते हैं जहां से प्रॉफिट होता है इंडिया को। ठीक है, तो इंडिया अगर एक मैच के लिए उनको, अभी वो लोग कहते हैं कि जी, वो मैं देख रहा था, वो क्या नाम है, प्रियंका चतुर्वेदी जो है वो उसकी शिवसेना की हैं, जो वो कह रही थी हमें तो पूरी दुनिया में डेलीगेशन बना के भेजा और कहा कि जाओ पाकिस्तान के बारे में बताओ, ये दहशतगर्दी कराता है। अभी आपकी टीम जो है वो उनके साथ क्रिकेट खेलने लगी है दुबई के अंदर, क्यों खेलने लगी है? तो जनाब अमित शाह साहब फोन उठाएं और अपने बेटे को कहें नहीं क्रिकेट खेलना। लेकिन वो कैसे उठाए? उनके बेटे ने उनको बताया हुआ था डैडी $2.5 करोड़ आना मैच का डंदे, तो दैट इज गुड फॉर द बीसीसीआई। तो वो अगर हम इकोनॉमिकली उनको डिपेंडेंट बना लेते या इकोनॉमी उनकी अच्छी होती तो आज हम अच्छे तरीके से टॉक्स कर रहे होते। लेकिन चौर साहब नहीं हो सका, ये भी हमारी बदकिस्मती है। हमारे हमने भी बहुत बेताशा गलतियां की हैं, हम इसको एक्सप्लेन करने चढ़ेंगे तो हम तो शायद रातें लग जाएंगी। आपका जो फेवरेट टॉपिक है। जी चीमा साहब, यही चीज रिक्वायर्ड है, ऑनेस्टी, कि हम ऑनेस्टली बात करें कि हमने क्या गलतियां की, इंडिया ने क्या गलतियां की। और ये जो था ना, ये सर 1947 में ही शुरू हो गया था। इफ यू गो बैक, जूनागढ़ की एक्सेशन कबूल करके आपने ये मैसेज दिया था इंडिया को कि जी वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन हैविंग गुड रिलेशंस विद यू, वी विल क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर यू एज मैनी एज वी कैन। उसके बाद सर कश्मीर का, पाकिस्तानी सोर्सेज से मैं आपको कोट कर सकता हूं कि सरदार पटेल ने कहा कि आप हैदराबाद दक्कन में दखल अंदाजी ना करें और कश्मीर ले लें। हमने, यानी प्लेट में रख के हमें मिल रहा था कश्मीर, वो हमने नहीं लिया। लियाकत अली खान ने क्या कहा था सरदार शौकत हयात को कि जी मैं इतनी बड़ी रियासत जो है, असल में वो अमीर रियासत थी हैदराबाद दक्कन, इट वाज द रिचेस्ट स्टेट इन इन इंडिया, तो वो छोड़ के मैं कश्मीर की चंद पहाड़ियां ले लूं। और अब हमें बताया जाता है जी ये तो हमारी शाहराग है, हमारी जगलर वेन है, इसके बगैर तो हमारा गुजारा नहीं है। तो सर ये जो गलतियां हैं ना, जब तक आप इनका एतराफ नहीं करेंगे, उनको मानेंगे नहीं, नो फॉरवर्ड मूवमेंट इज पॉसिबल। और सर कश्मीर पे भी अब देखिए ना, जो ट्राइबल इन्वेजन हमने करवाया, वो भी हम अपने बच्चों को नहीं बताते कि वो ट्राइबल लश्कर जो हमने भेजे वहां पे, उन्होंने वहां पे क्या कत्लो गारत की। कौन सा जो जुर्म है, लूट प्लंडर रेप से लेके तो बाकी सब कुछ आप शामिल कर ले उसमें, वो नहीं किया उन्होंने। लेकिन हम उसकी लेपापोती करते हैं, नहीं नहीं ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये एग्जैजरेट हो गया। तो सर नरेंद्र मोदी की भी अगर आप बात कर लें, 2014 में ही वाज द पर्सन हु इनवाइटेड पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर एंड अदर रीजनल लीडर्स कि भी आप आए, हम कोई फ्यूचर की बात करें। उन्होंने ये भी कहा कि गुर्बत का हम खात्मा करना चाहते हैं, उसमें हम अपना मुकाबला करें, उसकी एक फाइट करें कि गुर्बत को पहले कौन खत्म करता है। और इंडिया में तो आपको पता है पिछले 20-25 साल में 40-41 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाला गया, उसमें हमने क्यों नहीं मुकाबला किया? हमने कितने लोगों को गुर्बत से निकाला सर? हमारे यहाँ तो 45% आज भी गुर्बत की सतह से नीचे लोग जिंदगी गुजार रहे हैं, हम उस तरफ तवज्जो ही नहीं देते। वो तो मार्जिनलाइज लोग हैं, वो बोलते नहीं है फॉरेन पॉलिसी पे, उनके पास कोई आवाज नहीं है। तो दूसरा जो है, हमारे यहाँ इलेक्शन का जो रेफरेंस दिया जाता है ना जी, कि ये सब कुछ इलेक्शन की वजह से होता है, ये भी मेरे ख्याल में एक ओवर सिंप्लीफिकेशन है, बल्कि एक तरह की गलत बयानी है। इसलिए कि 2014 में मोदी जी का जो नारा था, सबका साथ सबका विकास, यानी सबकी तरक्की, इंक्लूसिव प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट, तो अब भी जो है ये जो पहलगाम वाला वाकया हुआ उसको हमने जोड़ दिया जी बिहार में इलेक्शन है। ओ भाई, बिहार में कब इलेक्शन है? अभी तक डेट भी नहीं आई उसकी, अक्टूबर में होगा, नवंबर में होगा। तो हम ना ओवर सिंप्लीफाई करते हैं, स्लोगन्स ढूंढते हैं, एनालिसिस नहीं करते सीरियस किस्म का। और ये भी सर, जो अभी आपने जो बात की है ना कि जी वो इंडियंस ने कमेंट्स नहीं दिए, तो इंडियन से पूछेंगे उनकी भी बेशुमार कंप्लेंट्स इस तरह की मिल जाएंगी। मसलन मैंने आपको शायद पहले भी कोट किया था कि परवेज इकबाल चीमा जो मेरे टीचर थे कायदे आजम यूनिवर्सिटी में, उनको एक इंडियन थिंक टैंक ने 1 साल के लिए बुलाया कि आप आए यहाँ पे रिसर्च करें। उनको दोस्तों से उन्होंने मशवरा किया, अपने दोस्तों से, तो उन्होंने कहा ना ना ना, मत जाना, आपके ऊपर ठप्पा लग जाएगा प्रो इंडिया का। तो उसके बाद उन्होंने बहाना किया कि जी मुझे मसरूफियत है, ये वो। उसके बाद उन्होंने कहा 6 महीने के लिए आ जाएं। ही रिफ्यूज इवन दैट, 3 महीने की भी रिफ्यूज कर दिया। और सर आपको पता है ना कि
पाकिस्तानी एम्बेसडर जो होता है दिल्ली में, वो कितने थिंक टैंक्स में, यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजेस में जाता है, एंड दिस फैसिलिटी इज नॉट एक्सटेंडेड टू हिज काउंटर पार्ट इन इस्लामाबाद। और कायदे आजम यूनिवर्सिटी में आप मुझे बता दिए एक दफा भी किसी इंडियन एम्बेसडर को बोलने का मौका दिया गया हो। और पाकिस्तान का कौन सा एम्बेसडर है जो कभी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ना गया हो? तो सर ये जो है ना हमारे यहाँ, ये एक डीप सीटेड इनसिक्योरिटी है। हमें खौफ होता है कि इंडियन एम्बेसडर आएगा तो हमारे बच्चों को ब्रेन वॉश करके चला जाएगा। तो इससे हमें निकलना होगा। कुछ सेल्फ कॉन्फिडेंस जरूरी है सर। अब 78 साल हो गए हैं। आप बताएं, एक बात बताएं, आपने कहा जी कि इंडियन एम्बेसडर आएगा हमें ब्रेन वॉश कर जाएगा। वो इंडियन मीडिया और इंडिया हर चीज तो खुली हुई है, पाकिस्तानी यहाँ से ऑनलाइन हर चीज तो इंडिया में देख रहे हैं क्या हो रहा है वहां पे। तो एम्बेसडर अकेला इतनी बात कर जाएगा कि पाकिस्तान की यूथ जो है ब्रेन वॉश हो जाएगी? इंडिया का सोशल मीडिया, इंडिया की पॉलिटिशियन, इंडिया का मेन स्ट्रीम मीडिया इनको ब्रेन वॉश नहीं करेगा। और अगर एक यूनिवर्सिटी के अंदर 30 बच्चों के आगे या 100 बच्चों के आगे इंडियन हाई कमिश्नर आगे बात कर देगी तो वो ब्रेन वॉश हो जाएगा। चोर साहब किंज दियां गल्लां कर दियो, छड़ दियो इन्हां गल्लां नूं। दूसरी बात, आप मुझे ये बताएं, आप बिहार में दूसरी दफा वजीर आजम जा रहे हैं मोदी साहब, इलेक्शन की डेट अनाउंस नहीं हुई, पहलगाम एक बारी भी नहीं गए, कश्मीर एक दफा भी नहीं गए, पंजाब अभी फ्लड आ गए और रोंदे ने पे एक दफा भी नहीं गए। ठीक है, सो सवाल ये पैदा होता है चौर साहब, ये आप चौर साहब ये इतनी सीधी बातें नहीं है जितनी हम एक्सप्लेन कर देते हैं। यानी कि इलेक्शन, यानी कि हुआ अटैक पहलगाम में, तो मोदी साहब को कहां जाना चाहिए था दूसरे दिन? पहलगाम या के बिहार के जलसे में जाके खड़े होकर तो धमकियां लगानी चाहिए थी। सीधी सी बात है, आपको भी पता और हमें भी पता है। दसन की लोड़ है को थानू, या तो है ना पहलगाम चले जाते दूसरे दिन, तो मैं कहता जनाब कश्मीर चले जाते, जाके वहां पे लोगों से पूछते क्या हुआ है, कैसे हुआ है, आप बताएं हमें, हम आपके साथ हैं, तो पता चलता। उन्होंने बिहार के लोगों के, हजारों लोगों के आगे पॉलिटिकल रैली में आके कहा, वी विल ट्रैक यू, वी विल ट्रेस यू एंड वी विल फिनिश यू। ये उनकी स्टेटमेंट है और मैं ये इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताना चाहता हूं। ठीक है, तो मतलब चौर साहब क्लियर मैसेज है। मेरी जान तुसी की गल्लां करदे हो, इन्ना प्यारी प्यारियां गल्लां ना करया करो तुसी जिहड़ियां कर रहे हो। ठीक है, मोदी साहब आपका वीलॉग सुनते हैं, इसका मतलब ये नहीं, इसी बहाने मुझे भी मोदी साहब जान जाएंगे, तो जो है ना ये सर जरूर, लेकिन एडी भी गल नहीं है जिहड़ी तुसी कह रहे हो। अच्छा चीमा साहब, मुझे ये बताइए फिर, तो वजह क्या है कि कायदे आजम यूनिवर्सिटी और हम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का मवाजना कर रहे हैं? ये कब बनी थी? आज से 50-60 साल पहले ये यूनिवर्सिटियां बनी। तो कितनी दफा पाकिस्तानी एम्बेसडर गया है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी? और कितनी दफा, सर सुन लें प्लीज, हियर मी आउट, कितनी दफा इंडियन एम्बेसडर जो है वो कायदे आजम यूनिवर्सिटी गया है? तो सर ये एक डीप सीटेड इनसिक्योरिटी है। सोशल मीडिया तो अभी की बात है ना सर, उससे पहले क्या सिचुएशन थी? तो इसकी वजह क्या है फिर? कि हमें तो ये बताया जाता है ना, डिप्लोमेसी इज ऑन अ रेसिप्रोकल बेसिस। तो रेसिप्रोसिटी क्या है कि पाकिस्तानी एम्बेसी जो है दिल्ली में, वहां पे आप लेक्चर भी करवा सकते हैं, इंडियन स्कॉलर्स आके लेक्चर दे सकते हैं, एक गालिब पे, इकबाल पे, वगैरह वगैरह। यहाँ पे आप करके दिखाएं तो 10 इंटेलिजेंस वाले आपके पीछे लग जाएंगे। आप गए थे तो अंदर गए थे, क्यों गए थे, किससे मिले थे, क्या बात हुई? तो सर ये एक फर्क था, अब भी है। तो इसको इस तरह से इजीली आप डिसमिस ना करें। और सर मुझे ये बताइए ना, फिर तो कभी भी अमन नहीं हो सकता। जब भी कोई इंडिया में वाकया होगा तो आप कह देंगे जी इलेक्शन है जी, चाहे वो 6 महीने दूर हो, चाहे साल दूर हो, चाहे 2 साल दूर हो। सर पहलगाम पे मुझे ये बताइए कि डार साहब को ये कहने की क्या जरूरत थी कि जी द रेजिस्टेंस फ्रंट को हमने पूरी डिप्लोमेटिक एफर्ट के साथ उसका नाम निकलवाया उस रेजोल्यूशन से जो यूएन वाले दे रहे थे। आपका क्या ताल्लुक है रेजिस्टेंस फ्रंट से भाई? तो हम क्यों आप बैल मुझे मार वाली पॉलिसी इख्तियार करते हैं? आप कह जी हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, वी आल्सो कंडेम। और आपको पता है ना, आपने पिछली दफा कहा था जी पाकिस्तान ने कंडेम किया, तो आप सर 22 तारीख को ये वाकया हुआ था, 23 के अखबार देख लिए, किसी पाकिस्तानी लीडर ने इसको कंडेम नहीं किया था। बल्कि सर हमारे जो लोग थे, जलीलाबाद जिलानी जैसे, उन्होंने फौरन ये कह दिया था ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। और दुनिया का कोई मीडिया, कोई एक्सपर्ट ये नहीं कह रहा कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। वी आर दी ओनली कंट्री विच इज क्लेमिंग दिस। और हमारा तो ये नेशनल नैरेटिव बन गया है कि जी फॉल्स फ्लैग था, फॉल्स फ्लैग था, उन्होंने खुद ही लोग मारे हैं अपने।
नहीं 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 नहीं, फॉल्स फ्लैग का मतलब ये नहीं होता बंदे खुद मार देते हैं या वो जाते हैं तो बंदे मार देते हैं। फॉल्स फ्लैग का मतलब ये होता है कि सम टाइम यू अलाउ नॉन स्टेट एक्टर्स टू operate in a way that you turn your eyes away from their activities, and at the end of the day सिचुएशन गेट्स इनटू लाइक दिस। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने अपने फौजी भेजे हैं तो बंदे मार दिए, एक बात। दूसरी बात ये होता है कि समटाइम्स हो रहा है कि आपको पता है एक चीज ब्रो अप कर रही है, उठ रही है, आप उसको ध्यान नहीं देते, आप उसको मजीद स्टडी करना चाह रहे होते हैं ये क्या है वहां पे, ठीक है, और एट द एंड ऑफ द डे आपके पकड़ने से पहले ही वो कोई ऐसी कार्रवाई कर देते हैं जिससे मुआशरे को नुकसान हो जाता है। और दूसरी बात, वो जो रेजिस्टेंस फ्रंट मेरा ख्याल है जो शागडार साहब ने बात की थी, वो बनी थी 2019 के 370 के वो जो उसको के हवाले से कि यार हम अपनी रेजिस्टेंस इस पे करना चाहते हैं, तो इन्होंने उसको एक मजीद ग्रुप बना दिया। मिसाल के तौर पे इन्होंने कहा जी ये एलईटी की ऑफ शूट है, ठीक है। अब हर चीज को पाकिस्तान से लिंक करना जरूरी है, तो सागडार ने कहा कि अभी तो वो है ही ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने ना कुछ क्लेम किया है ना वो कह रहे हैं, वो एक ऐसा ग्रुप बना था जो 370 इंडिया में हटने के बाद उन्होंने अपना वो किया, तो जो है वो अपनी मूवमेंट शुरू की कि जी हमारा एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल हक है। बाद में उनको इन्होंने लिंक कर दिया एलईटी के साथ और इन चीजों के साथ। तो वो इस चीज को कह रहे थे कि जब कुछ किया ही नहीं है तो हम क्यों किसी को रिकग्नाइज कर लें भाई। तो बाद में उन्होंने जाके करवा लिया है तो ठीक है, मतलब दैट्स फाइन। अगर अमेरिका उसको रिकग्नाइज करता है एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, और लेट मी कोट डॉक्टर जयशंकर, वो कहते हैं कि एनी ऑर्गेनाइजेशन और एनीथिंग दैट कम्स बायलैटरली हम उसको नहीं मानते। तो अमेरिका जो है अगर कुछ बायलैटरली चीजें सैंक्शंस कर रहा होता है तो इंडियंस कहते हैं हमारा ये मसला नहीं है, हम सिर्फ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के डेजिग्नेटेड लोगों को ही मानते हैं, हम उनको नहीं मानते। तो यूएन ने क्या किया, उन्होंने बीएलए को भी दहशतगर्द करार दे दिया, उन्होंने इनको भी रेजिस्टेंस फ्रंट को भी करार दे दिया। इंडिया भी खुश थे, पाकिस्तान भी खुश। चीमा साहब, आप जो बात कर रहे हैं ना, आप कह रहे हैं सिक्योरिटी लैब्स की। हमारे यहाँ ये नहीं कहा गया कि सिक्योरिटी लैब्स है, तो हमारे यहाँ तो कहा गया ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। द इम्प्लीकेशन इज वेरी क्लियर कि जी इंडियन गवर्नमेंट ने खुद करवाया है। और सर ये बताइए कि क्या हाफिज सईद को और मसूद अजहर को अक़वाम मुत्तहिदा ने, यूएन ने नहीं टेररिस्ट डिक्लेयर किया? डॉन की खबर के मुताबिक सर 139 एंटिटीज एंड इंडिविजुअल्स पाकिस्तानी ऐसे हैं जो यूएन की टेरर लिस्ट पे हैं। किस मुल्क के इतने इंडिविजुअल्स और इतनी ऑर्गेनाइजेशन टेरर लिस्ट पे मैं हैं एक सर? बात बताऊं, अगर हैं तो उनको ट्राई कर लेना चाहिए। ऐसी केड़ी उसे क्यामत आ गई चौड़ साहब, कौन जिन लोगों को, मेरी बात सुने ना, मेरी कौन ट्राई बात। करेगा सर? ओ सर, जिन्हें पहला ट्राई किया है यूएन ने किया है, जिसने पहले ट्राई किया करा लेना जाके यार। पाकिस्तान का मौकफ क्या है जब भाई, यूएन ने उनको डिक्लेयर किया? व्हाट शुड हैव पाकिस्तान डन? जो अभी हाफिज सईद के साथ किया है उसको जेलों में डाल के सजाएं दी हुई हैं, ये अदालतों ने, कोर्ट्स ने उसको सजा दी हुई है, वो सजा काट रहा है, ये पाकिस्तान का मौकफ है। सर हाफिज सईद किस जेल में है? ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ, मैं कोई जेल खाना जात अदारे दे विच पीआर हूं, ਮੈਨੂੰ आप ਕੀ सर पता। आप सर वेल इन्फॉर्म्ड आदमी हैं। वेल और इन्फॉर्म्ड हाफिज सईद मुझे, इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। मैं कह चौर साहब मैं वेल इन्फॉर्म्ड हां, मतलब है मैं हाफिज सईद जड़ा ना कोई जीपीएस लाया बेचो तो मैनू की पता कितने होंदा है उसकी जमात से ताल्लुक ना, मैं कभी उनसे मिला, मुझे क्या, मैं तो इधर इस्लामाबाद बैठा हूँ, अपना मजदूर आदमी हूँ, दिहाड़ी करता हूँ, अपना थिंक टैंक चलाता हूँ, कहीं कोई लेक्चर दे आता हूँ, कभी कोई आप जैसा दोस्त बुला ले तो बैठ जाए, तो मैनू की पता चौर साहब। सर आप थिंक टैंक चलाते हैं, इस इन्हीं इशू पे वो रिसर्च करता है ना, तो आपको पता रखना चाहिए कि जी हाफिज सईद साहब कहाँ हैं। मैं अगली दफा कोशिश करूंगा आपके लिए ये पता रखूंगा इंशाल्लाह। और आपने ये भी फरमाया था कि जी ये टेररिज्म वाला काम हमने मुशर्रफ दौर में छोड़ दिया था। तो सर डेविड कैमरॉन मैं कोट कर दूं, 2010 में उन्होंने कहा था, ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूके, एंड यूके इज एन इंपॉर्टेंट कंट्री इन द वर्ल्ड। उन्होंने कहा था पाकिस्तान कैन नॉट बी अलाउड टू एक्सपोर्ट टेररिज्म टू इंडिया, अफगानिस्तान एंड एल्सवेयर। और चौड़ साहब ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਰ ਦਾ ਵਿਕਟਮ ਆਫ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਜਨਾਬ ਉਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਹਮ ਵਿਕਟਮ ਹੈ ਚੌੜ ਸਾਹਿਬ। ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ? ਉਹ ਡੇਵਿਡ ਬਲੂਮ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਡੇਵਿਡ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਹੋਰੇ ਕਿਦਨ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਇੱਥੇ पिछले साल 1000 बंदा मार गया है। सेंटकॉम चीफ की आप स्टेटमेंट कोट नहीं करेंगे क्योंकि आपको अच्छी नहीं ना लगती सेंटकॉम की स्टेटमेंट, जो कांग्रेस में खड़ा हो बैठ के कह रहा है कि पाकिस्तान
जो है वो हमारा फ्रंट लाइन एलाय है, और पाकिस्तान जो हमारी सपोर्ट करता है दहशतगर्द जमातों को खत्म करने में, और पाकिस्तानियों का 1000 बंदा मरा है, वो नहीं कोड करोगे तुसी डेविड ਨੂੰ ਚੁੱਕੋਗੇ 2005 ਚ ਤੇ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੋਡ ਕਰ ਦਿਓਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਉਸ पे आप कमेंट करना पसंद नहीं करेंगे। मैं ਹੁਣ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ जनाब की मर्जी है ना। अच्छा चीमा साहब ये बताइए कि नसीरुल्लाह बाबर कौन था, किसने ओ कहा था कि ये नसीरुल्लाह तालिबान मेरे बच्चे हैं। हम तो प्राइड लेते थे कि जी ओनरशिप में, और अब भी हम अपना तनकीदी जायजा लेने के लिए तैयार नहीं। मैंने पिछली दफा भी गुजारिश की थी कि आपको ये मुतालबा करना चाहिए कि पार्लियामेंट्री कमेटी बने कि ये जो दहशतगर्द थे जिनको हम अपना प्यारा समझते थे ये हमारे खिलाफ क्यों हो गए। तो सर ये जो है ना वही बात है ना जो उसने कहा था हिलरी क्लिंटन ने कि हम ये समझते रहे कि ये सांप जो हम पाल रहे हैं ना ये हमें नहीं काटेंगे, हम सायों को ही काटेंगे। सर जी $2 ट्रिलियन तो 3000 बंदा उन्हीं सांपों ने मारा है। ਸੋ ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ $2 ट्रिलियन ਤੇ 3000 ਬੰਦਾ ਉਨੀ सांपों ने जिनकी हिलरी साहबा बात कर रही है ना, साड़ा कोई 90,000 मर गया है, ਅਸੀਂ जरा माड़े मुल्क हाँ, ठीक है, और हाली भी लड़ रहे हैं उनके साथ, और वो और अरबों डॉलर का हम नुकसान भी करा बैठे हैं। वो अमेरिकन कहते हैं, आप जिनको अक्सर कोट करते हैं, ये $3 अरब देता है, साडा इतने मर चले हैं $600 अरब का नुकसान हो गया, जो हिसाब किताब ही कोई नहीं। वो $3 अरब जो पता नहीं कितने जाना, मैंने तो समझ कोई नहीं आई। ते अवाम इधर जो है वो तबाही से सरशनार है। ते चौर साहब ना करो। तो चीमा साहब ये तालिबान जो है ये चाहते क्या है, और इनका एक स्पोक्समैन था एहसानुल्लाह एहसान, वो शुक्र है हमारी आपने नाम भी ले लिया कि जी तुम स्पोक्स पर्सन हो। जी एहसानुल्लाह एहसान जो है हमारी जेल में था, हमारी कस्टडी में था, जिसका सलीम साफी ने इंटरव्यू भी किया। व्हाट हैपेंड टू हिम? चौर साहब अक्सर लोग जेलें टूट जाती हैं, अफगानिस्तान में जेलें टूटी, लोग भागे, कराची में भी हो जाता है, जलजिला आ जाता है, छोटे मोटे मसले हो जाते हैं, एक अद्धा बंदा स्किप हो गया, चौर साहब तुसी पीछे ही पै गए हो थे। नहीं ये किस जलजिले में निकले थे या कौन सी जेल तोड़ी थी उन्होंने? मुझे चौर साहब फ्रैंकली स्पीकिंग कोई पता नहीं उनका, अगर मुझे पता चला लेट मी वर्क। आप कहते हैं मैं बड़ा वेल इन्फॉर्म्ड बंदा हूँ, मैं उस पर काम करता हूँ, मैं कह रहा हूँ जी शकील चौधरी साहब राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत ना, वैसे आईजी जेल खाना जात खैबर पख्तूनख्वा को आप आर्टिकल लेटर लिखें राइट टू इन्फॉर्मेशन के नाम पे, ठीक है, और कहें जी मैं शकील चौधरी ये जानना चाहता हूँ एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के ये बंदा जो जिसके बारे में जेल में था इस वक्त कहाँ पे है, हो सकता है जवाब आ जाए। अच्छा चीमा साहब एक कोट करना चाह रहा हूँ, एक छोटा सा इंसिडेंट। डॉक्टर नाजर महमूद हैं, इस्लामाबाद में रहते हैं, हाँ, कॉलम भी लिखते हैं, मीडिया पर्सनालिटी हैं। तो वो कह रहे थे कि एक दफ़ा मैं जा रहा था, कतर जा रहा था, तो एक मेरे साथ जो फेलो पैसेंजर था उससे जब तारुफ हुआ तो उसने कहा कि मैं जी स्पेन में रहता हूँ बट आई एम अ प्राउड पाकिस्तानी। तो इन्होंने उससे पूछा कि भाई कौन सी वो चीज़ें जिसकी वजह से आप अपने आप को प्राउड पाकिस्तानी कहते हो? क्या पाकिस्तान में डेमोक्रेसी बहुत अच्छी है, या यहाँ का पुलिस का निज़ाम बहुत अच्छा है, यहाँ की अदालतें बहुत अच्छी हैं, एजुकेशन का सिस्टम बहुत अच्छा है? तो कौन सी वो चीज़ है विच मेक्स यू अ प्राउड पाकिस्तानी? तो जब वो जहाज से उतरे तो वो कहने लगा कि आपने जी मुझे सोचने का एक नया अंदाज दिया है। तो आप कैसे देखते हैं इस एक्सचेंज को? सर जी देखें, मासूम पाकिस्तानी जो यूरोप चला गया, जाके पाकिस्तान के लिए रेमिटेंस भेज रहा है, उसको डॉक्टर नाजर साहब जो है ना वो चित करना चाहते हैं जहाज में बैठे हुए कि यार इन्हों मैं ज़रा ना विजिट करा कि तुम जो है ना मुल्क को छोड़ के गए। यार अगर एक पाकिस्तानी फ़ख्र से कह रहा है और वो हिब्बुल वतनी और जज्बा हुब्बुल वतनी और उसके अंदर वो भरा हुआ है, तो आप क्यों उसको उसकी वो जो है ना छेड़ना चाहते हैं, उन्होंने टच करना चाहते हो सकता है उसके दिल में क्या हो सकता है वो ना एक्सप्लेन कर सकता हो सकता क्या वो अपने वतन से मोहब्बत करता है, उसकी मदरलैंड है ना, वो जिधर बैठा हुआ है स्पेन में वो तो उसकी होमलैंड, ये तो उसकी मदरलैंड है। तो मदरलैंड के बारे में अगर वो प्राउड है कि वो यहाँ से गया, हो सकता है वो इसका इस्लामिक मुल्क होने पे प्राउड हो सकता है वो पाकिस्तान की न्यूक्लियर ताकत होने पे प्राउड हो सकता है वो पाकिस्तान के साइंटिस्ट अब्दुल कदीर खान की जो इस कामयाबी की वजह से प्राउड हो सकता है वो मलाला यूसुफजई की वजह से प्राउड हो सकता है वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो कि जीती है उसकी वजह से प्राउड हो सकता है वो स्क्वैश के जो चैंपियन थे जिन्होंने 8-10 दफ़ा मुसलसल स्क्वैश चैंपियनशिप जीती उनकी वजह से प्राउड हो सकता है पाकिस्तान की हॉकी चैंपियनशिप जो हमने जीती उसकी वजह से, हो सकता है वो जो लड़का हमारा जेवलिन थ्रो फेंकता उसकी वजह से प्राउड हो सकता है वो पाकिस्तान के लोगों की डेमोक्रेटिक स्ट्रगल से प्राउड हो कि हाँ यार मसले आते हैं लेकिन फिर भी ये कोशिश करते हैं दे गो एंड कास्ट दे वोट,
हो सकता है वो ये कहता हो कि जनाब इस मुल्क के अंदर लोगों के अंदर एक डेमोक्रेटिक रेजिस्टेंस है, हर दफा डिक्टेटर आता है उसको निकाल बाहर फेंकते हैं और कहते हैं, हो सकता है वो किस चीज से प्राउड हो चौर साहब, क्यों आप उसकी जो है ना नमक जख्मा नमक छटन की कोशिश करके तो मजा लेना चाहते हो, छाड़ दो चीमा साहब इसमें जख्म पे नमक छिड़कने वाली कौन सी बात है? सवाल का। एक बंदा अगर ये कहता है मैं प्राउड पाकिस्तानी हूँ, तो उसको अगर आप कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आई थिंक नथिंग ऑब्जेक्शनेबल अबाउट इट। आपने जैसे कहा कि जी पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है, शायद इस वजह से वो फख्र करता हो। भाई पाकिस्तान कैसे इस्लामिक मुल्क है, और कैसी जमहूरी हमारी वो स्ट्रगल है कि हर 10 साल बाद 12 साल बाद एक नया डिक्टेटर आ जाता है, और हम वोट डालते एक बंदे को हैं, निकल दूसरे के आते हैं। तो फिर लोग क्यों नहीं सड़कों पे आते सर? क्यों उस सिस्टम को ओवरथ्रो नहीं कर देते? लोगों का काम वोट पाना है, लोग जंगजू ने, लोग हथा बंदूका फड़ी है ने, नहीं जो सर, लोगों को वो कानून के मुल्क। तहत हक मिला है, सुने मेरी बात, जी और सब लोगों को कानून के तहत हक मिला वोट डालने का, वो जी जी। वोट डालेंगे। एक हद तक लिमिटेड प्रोटेस्ट और अपनी आवाज बुलंद करना, लोग कोई गनमैन तो नहीं लोगों ने लगे थे कि हुकूमत ना लड़ पैन, अपना जो हक है वो अदा करेंगे। जो जो लोग ज्यादती कर रहे हैं उनको कानून इंसाफ और वक्त अपने टाइम पे सजा देगा, ज्यादती जो हुई है वो हो जाएगी, लेकिन लोगों का काम वोट डालना है। जब भी 5 साल बाद वोट आएंगे तो वो वोट डाल देंगे, दैट्स इट, पीपल आर हैप्पी। चौर साहब तुसी एवें टेंशन ना लो। अच्छा चीमा साहब, 2024 में इलेक्शन में कौन जीता था और रिजल्ट क्या निकला था? चौर साहब ऑनेस्टली 2024 बताइएगा प्लीज। जी, जो पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने जो रिपोर्ट जारी की थी उसके मुताबिक पीएमएलएन की सीटें ज्यादा थी, और पीटीआई जो थी वो रनर अप थी, और उसके बाद जो है वो पीपल्स पार्टी थी। चौर साहब एंड यू थिंक दिस इज द ट्रूथफुल पोजीशन, दिस इज द ऑनेस्ट पोजीशन? I will go with the Election Commission of Pakistan, and this has not been challenged in the Supreme Court, and the Supreme Court has no verdict on it. So for me, any official verdict that comes is a source of information. Chor sahab. सो जो सरकारी जराये से जो भी इंफॉर्मेशन आया, यू फाइंड दैट क्रेडिबल? For me, the Pakistani courts and Pakistani institutions जो हैं वो जो बोलेंगे मेरे पास वही information है। Other than that कि अगर मेरे पास कोई और हुई तो मैं आपसे शेयर करूंगा। सो चलें। अच्छा चीमा साहब, एक शेर सुनाना चाह रहा हूं आखिर में, इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस के हवाले से। दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। किनू कह रहे हो तुसी? हर थिंकिंग पाकिस्तानी को। अच्छा, इंडियन ने तो नहीं कह रहे ना किसी दोस्त नो? सबके लिए ही है, लेकिन खास तौर पे पाकिस्तानियों के लिए। हाँ सारी बात है, अकल तो इनको चाहिए ना। जी, थैंक यू वेरी मच चीमा साहब। सर बड़ी मेहरबानी।